नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे सिंधु नदी तंत्र। आप 2 मिनट कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो कल की क्लास में हमने जाना था गंगा नदी तंत्र के बारे में। दूसरी क्लास थी जिसमें हमने जाना था गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, साथ ही इसकी सहायक नदियों के बारे में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने यमुना नदी के बारे में जाना था। यमुना नदी की बात की जाए तो ये जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। और ये जो है कहाँ पर गंगा में मिल जाती है? प्रयागराज नामक स्थान पर जो है गंगा में शामिल हो जाती है। अब दोस्तों, इसकी यदि हम बात करते हैं, उद्गम आपको पता लग गया, यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है। इसके बाद चंबल नदी की हमने बात की थी। चंबल नदी की बात करते हैं तो ये यमुना की सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है दोस्तों चंबल नदी का कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के मऊ जिले में जो है जानापाप पहाड़ी है, यहीं से जो है चंबल नदी का उद्गम होता है। साथ ही ये 3 राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान और यूपी, इन 3 राज्यों में बहती है। साथ ही यूपी के इटावा जिले के पास जो है गंगा में मिल जाती है चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदियाँ बनास है जो कि बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। बनास है, क्षिप्रा है, काली सिंध और पार्वती, ये 4 जो है चंबल की सहायक नदियाँ हैं। और साथ ही चंबल नदी पर कोटा बैराज बना हुआ है और गांधी सागर बांध जो है बना हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी आप सभी को पता है गंगा की सहायक नदी है दाएं तट की, जो कि उत्तर दिशा में बहती है। इसका उद्गम जो है कहाँ से होता है? तो यदि हम बात करते हैं सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोन नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में जो है दोस्तों अमरकंटक चोटी पड़ती है, यहीं से सोन नदी का जो उद्गम होता है। और सोन नदी की लंबाई कितनी है? 1784 किलोमीटर लॉन्ग है सोन नदी। अब इसके बाद हमने बात की थी दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी की यदि बात की जाए तो ये जो है 592 किलोमीटर लॉन्ग है दामोदर नदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। इसका उद्गम जो है झारखंड के पलामू ज़िले में जो है छोटा नागपुर पठार से जो है दामोदर नदी का उद्गम होता है। और ये दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। और छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से भी बहना कौन सी नदी स्टार्ट करती है? तो यही बहना स्टार्ट करती है जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर की एक सहायक नदी है बराकर, कोनार, बोकारो और जमुनिया, ये सहायक नदी है। लेकिन बराकर पर जो है तिलैया बांध बना हुआ है। इसके बाद रामगंगा नदी के बारे में बात की थी। रामगंगा नदी जो कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है, जो कि गंगा में सबसे पहले आकर जो है जल मिलाती है। कौन सी? रामगंगा नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड के जो है पौड़ी गढ़वाल जिले में जो है दूधा टोली पहाड़ी पड़ती है, तो इन्हीं के दक्षिणी ढलानों से जो है इसका उद्गम होता है। अब रामगंगा नदी जो है कन्नौज के पास जो है गंगा में मिल जाती है, तो ये आपको याद रखना है। तो इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने बात की थी। अब बात करते हैं गंगा की एक दो सहायक और हैं, जैसे गंडक है, घाघरा है। तो इनके बारे में हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद जो है सिंधु नदी तंत्र को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे गंडक नदी। तो गंडक नदी की यदि बात करते हैं तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? तो धौलागिरी पर्वत के उत्तर से होता है। यानी जो गंडक नदी है इसका उद्गम कहाँ से? धौलागिरी पर्वत के उत्तर से होता है। और धौलागिरी पर्वत कहाँ पे पड़ता है? ये नेपाल में। यानी गंडक, घाघरा और कोसी, ये तीनों नदियाँ जो है नेपाल हिमालय से निकलती हैं। अन्य नाम क्या है? नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है नेपाल में गंडक को। गंडक नदी काली गंडक व त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है। दरअसल जो गंडक नदी है ये जो है नेपाल हिमालय से निकलती है, लेकिन नेपाल हिमालय में ये 2 नदियों के मिलने से बनती है। तो दोस्तों, कौन सी 2 नदियों के? ये तो काली गंडक हो गई और ये है त्रिशूल गंगा। इन दोनों के मिलने से जो है गंडक नदी बनती है, जिसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ जैसे मायांगदी होगी, बारी है, त्रिशूली, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं गंडक की। तो ये आपको याद रखना, ये थी गंडक नदी।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं गोमती नदी के बारे में। तो गोमती नदी की बात करेंगे। गोमती नदी 940 किलोमीटर लॉन्ग है, यानी जो गोमती नदी है 940 किलोमीटर लॉन्ग है गोमती नदी। अब गोमती नदी का उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में गोमत ताल, जिसको फुलर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है मैदानी क्षेत्रों से होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो गोमती नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? यूपी के पीलीभीत जिले में जो है गोमत ताल या फुलर झील से होता है। गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भागों से, मैदानी क्षेत्रों से जो है होता है। गोमती नदी गंगा से जो है गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है। जिस प्रकार रामगंगा नदी कन्नौज के पास जो है किससे मिल जाती है? गंगा से, उसी प्रकार गोमती नदी जो है गाजीपुर नामक स्थान पर गंगा में शामिल हो जाती है। अब यदि गोमती के बाद कौन सी नदी आती है? कोसी नदी आती है। कौन सी दोस्तों? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी की यदि बात की जाए तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्या? बिहार का शोक, क्योंकि ये विनाशकारी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए जो है बिहार को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है जब कोसी में बाढ़ आती है, तो इसलिए इसको बिहार का शोक जो है कहा जाता है। पुराना नाम क्या है? कोसी की नदी। याद रखें दोस्तों, कोसी की नदी जो है इसका पुराना नाम है। अब यदि इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं, अरुण, तमोर, दूध कोसी, तामा कोसी और सुन कोसी। तो ये जो है कोसी की सहायक नदियां हैं, अरुण, तमोर, दूध कोसी, तामा कोसी और सुन कोसी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों महानंदा के बारे में। तो महानंदा नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम होता है। यह गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है, याद रखें दोस्तों, यानी बाएं तट की जो है अंतिम सहायक नदी है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पर पड़ती है। तो यह वेस्ट बंगाल की यहाँ पे दार्जिलिंग की पहाड़ी है, तो यहाँ से ये होती हुई जो है महानंदा नदी निकलती है और ये इधर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये कोसी नदी, जिसका उद्गम कहाँ से? नेपाल हिमालय से होता है। ये जो है याद रखें दोस्तों, जिसको बिहार का शोक जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे आपने अच्छे से समझा महानंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ी से। और ये है जो है गंगा की दाएं नहीं बल्कि बाएं तट की जो है अंतिम सहायक नदी है, जो कि सबसे लास्ट में आकर जो है जल गिराती है। अब दोस्तों ये तो थी भारत की सहायक, किसकी? भारत की नहीं, गंगा की सहायक नदियाँ, जो कि हो चुकी कंप्लीट। अब यहाँ पे बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। किसके बारे में? सिंधु नदी तंत्र के बारे में यहाँ पे आप बात करते हैं। तो यहाँ पे आज की न्यू हेडिंग डाल लेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र की यदि बात की जाए तो ये है दोस्तों, ये कैलाश श्रेणी है। कैलाश श्रेणी में जो है मानसरोवर झील भी पड़ती है और साथ ही यहाँ पे बोखरचू ग्लेशियर भी पड़ता है। तो यहाँ से जो है इस प्रकार ये नदी निकलती है, इंडस यानी सिंधु नदी भारत में से प्रवेश करती है और भारत के बाद जो है पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान से सीधे बंगाल की खाड़ी में अपना, बंगाल नहीं अरब सागर में जो है अपना जल जो है गिराती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और इधर से आई दोस्तों ये झेलम आ गई है इधर से, जो कि चिनाब में मिल रही है। चिनाब यहाँ दो नदियों के मिलने से बनती है और चिनाब भी जो है सिंधु की एकमात्र नदी है, जो कि सबसे लंबी सहायक नदी है। फिर ये ब्यास नहीं, रावी आ गई है, जो कि चिनाब में मिल जाती है और ये यहाँ से फिर तिब्बत की राकास्ताल झील से जो है सतलुज नदी आ रही है और ये सतलुज भी जो है चिनाब में मिल जाती है। और साथ ही ब्यास नदी, जो कि केवल भारत में बहती है, ये किसकी सहायक नदी है? ये जो है सतलुज की सहायक नदी। अब इन सभी को हम पढ़ते हैं एक एक करके। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो यहाँ पर जो है ये पड़ता है तिब्बत। तिब्बत की यदि बात की जाए तो तिब्बत में जो है कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत जो है ट्रांस हिमालय की चौथी श्रेणी है कैलाश पर्वत। यहीं पे मानसरोवर झील है, बोखरचू ग्लेशियर है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है तीन प्रकार से। सिंधु नदी का उद्गम किस झील से होता है? झील से पूछा जाएगा तो यहाँ पर जो है मानसरोवर झील होगी। अगर पूछा जाएगा किस पर्वत श्रेणी से होता है तो कैलाश पर्वत श्रेणी से। अगर पूछा जाए किस ग्लेशियर यानी हिमनद से तो बोखरचू ग्लेशियर से। तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब ये इस प्रकार जो है यहाँ से बहती है तिब्बत से होती हुई जो है। अब ये भारत में एंटर कहाँ से करती है? यानी भारत में प्रवेश करती है दमचौक से। कौन सी नदी? सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? दमचौक से।
और ये इसके बाद जो यहाँ से लद्दाख श्रेणी को काटते हुए लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। अब इनके बाद जो है दोस्तों चिल्लास नामक स्थान से जो है भारत से बाहर निकल जाती है और इसके बाद जो है पाकिस्तान बहती हुई जो है सीधे अरब सागर में जो है अपना जल गिराती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो कहाँ से निकलती है? चिल्लास नामक स्थान से निकलती है जो कि पीओके में पड़ता है। साथ ही दोस्तों ये है काराकोरम श्रेणी सबसे ऊपर वाली, इसके नीचे है ये वाली पड़ती है लद्दाख श्रेणी, इसी श्रेणी को काटती है सिंधु नदी। अब साथ ही सिंधु नदी के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? ये पड़ती है जास्कर श्रेणी। और एक श्रेणी यहाँ पे पड़ती है इस प्रकार जो है जिसको कैलाश पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि सिंधु नदी कहाँ कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत या बोखरचू ग्लेशियर। तीनों ऑप्शन में से एक मिलेगा आपको, जोन सा मिलेगा वही जो है राइट आंसर होगा। ये भारत में कहाँ से एंटर करती है? दमचौक से लद्दाख श्रेणी को काटती है और इसके बाद जो है लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती हुई चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकल जाती है और पाकिस्तान से बहते हुए जो है सीधा अरब सागर में अपना जल गिराती है। अब यहाँ पे इसके जो पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनको अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी की हम बात करते हैं तो ये जो है 2880 से लेकर 3180 किलोमीटर लॉन्ग है। तो दोस्तों बुक्स में जो है 2880 किलोमीटर लॉन्ग दिया सिंधु नदी को, जबकि गूगल में जो है 3180 किलोमीटर दिखा रहा है। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे मैप दिया हुआ है जिसमें बोखरचू से ग्लेशियर से जो है बताया जा रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से? बोखरचू ग्लेशियर से। तो यहाँ पे ग्लेशियर पूछा है, कहीं पर झील पूछेगा, कहीं पर जो है पर्वत पूछेगा। तो तीनों आपको पता होना चाहिए। अब उद्गम यानी ओरिजिन कैलाश पर्वत श्रेणी से, मानसरोवर झील से या बोखरचू ग्लेशियर से, तीनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों तिब्बती नाम। जिस प्रकार जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खंबाब के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शेर का मुख। याद रखें दोस्तों, सिंगी खंबाब के नाम से जो है सिंधु नदी को तिब्बत में जाना जाता है। सिंधु नदी जो है उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। तो ये आपको याद रखना, सिंधु नदी जो है किस दिशा में बहती है? उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। सिंधु नदी की बात करते हैं तो ये लद्दाख श्रेणी को काटती है। अभी मैंने मैप में दिखाया था सिंधु नदी किस श्रेणी को काट रही थी? लद्दाख श्रेणी को। साथ ही सिंधु नदी जो है लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। बाएं तट की सहायक नदियाँ जो कि बाएं तरफ से इसमें जल मिलाती हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, श्योक, द्रास और जास्कर, ये जो है सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियाँ जो कि बाएं तरफ से जो है इसमें अपना जल जो है गिरा रही हैं। अब सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियाँ जैसे खुर्रम, तोची, कोमल, बिबोवा, सेंगर और गिलगित, यानी खुर्रम, तोची, कोमल, बिबोवा, सेंगर और गिलगित, ये जो है दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से आकर जो है इसमें मिलती हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर कौन सा? तो लेह शहर जो है जो कि लद्दाख की राजधानी है लेह। तो ये जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा हुआ शहर है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे लंबी नदी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है इंडस यानी सिंधु नदी जो है ये बह रही है। तो इसका मतलब ये जो है ये आ गई विलो वाली मेन सिंधु नदी आ गई, ये है सिंधु नदी। अब ये यहाँ पर जो है ये आ गई दोस्तों झेलम नदी जो कि यहाँ पे चिनाब में मिल जाती है। और ये जो है चिनाब नदी यहाँ पर दो नदियों से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा, और यहीं से जो है इनकी संयुक्त धारा जो है चिनाब नाम से जो है बहती है। और ये जो है चिनाब नदी सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी? सिंधु की। इसके बाद जो है चिनाब के बाद जो है फिर यहाँ से ये रावी नदी निकलती है जो कि चिनाब में शामिल हो जाती है। इसके बाद जो है दोस्तों ये है ब्यास नदी जो कि केवल भारत में बहती है और ये जो है किसकी सहायक है? सतलुज की। सतलुज कहाँ से निकलती? ये जो है तिब्बत की राक्षसताल झील से निकलती है और ये भी जो है चिनाब की सहायक नदी है। तो ये आपको याद रखना है, ये 5 नदियाँ हैं जो मैंने मैप में आपको अच्छे से समझाया है। तो ये आपको समझ आया होगा। और साथ ही जो है ये 5 नदियाँ जो हैं जब चिनाब में अपना जल गिरा देती हैं, तो चिनाब नदी जो है सिंधु में कहाँ पर अपना जल गिराती है? तो पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर जो है चिनाब नदी जो है किस में शामिल हो जाती है? सिंधु नदी में जो है अपना जल गिराती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये था सिंधु नदी तंत्र और ये जो है कहाँ पे जल गिरा रही है? अरब सागर में। ये सब आपको अच्छे से पता लग गया होगा।
अब यहाँ पे बात करते हैं पंचनद के बारे में। पंचनद किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पंचनद में जो है 5 नदियाँ आती हैं, तो इसलिए इसको पंचनद कहा जाता है। तो पंचनद जो है पंजाब की 5 नदियों को कहा जाता है। तो पंचनद किसको कहा जाता है? पंजाब में जो है 5 नदियाँ बहती हैं, उन्हीं को जो है पंचनद कहा जाता है। अब पंचनद में कौन कौन सी 5 नदियाँ? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज आती हैं। जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, तो ये 5 नदियाँ हैं जो कि पंचनद में आती हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। सिंधु नदी का मुहाना, मुहाने का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। तो सिंधु नदी जो अपना अंतिम रूप से जल कहाँ पर गिरा रही है? अरब सागर में। तो इसका मतलब सिंधु नदी का मुहाना कहाँ पर हो गया? अरब सागर में हो गया। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब यहाँ पे बात करते हैं सिंधु नदी जल समझौता। तो सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 में। अब ये जो सिंधु जल समझौता था ये किन 2 देशों के बीच हुआ था और किसकी मध्यस्थता में हुआ था, कब हुआ था? तो इसके बारे में जानते हैं। ये जो है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, जिस समझौते के बाद जो है 20% पानी भारत की ओर और 80% पानी जो है पाकिस्तान को प्राप्त हुआ था। यानी पूर्वी नदियाँ रावी है, ब्यास और सतलुज ये भारत के हिस्से में आई थी, और पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब ये जो है पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। यानी जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 को, इस समझौते में जो है दोस्तों 80% पानी पाकिस्तान को मिला था और 20% पानी जो है भारत को मिला था। अब इस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो भारत की तरफ से जो है प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और साथ ही पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट थे अयूब खान। याद रखेंगे, तो ये आपको याद रखना है। अब भारत के दोआब देख लेते हैं दोस्तों। दोआब की यदि बात करते हैं तो दोआब होता क्या है? तो ये है दोस्तों झेलम नदी, ये है झेलम और ये है चिनाब नदी। अब इन दोनों के जो बीच की भूमि होती है उसी को दोआब कहते हैं। यानी 2 नदियों के जो बीच का भूमि होती है या भाग होता है तो उसको क्या, उसको जो है दोआब कहते हैं। तो जैसे दोआब की यदि बात की जाए, 2 नदियों के जो बीच का भाग होता है उसको दोआब कहते हैं। यहाँ पर 5 दोआब हैं, जैसे सिंधु और झेलम के बीच, झेलम चिनाब के बीच, चिनाब रावी के बीच, रावी ब्यास के बीच और ब्यास सतलुज के बीच। सिंधु व झेलम के बीच जो है कौन सा भाग है? तो सिंधु व झेलम के बीच का भाग जो है सिंध सागर दोआब कहलाता है। झेलम और चिनाब के बीच का चज दोआब कहलाता है। चिनाब व रावी के बीच का भाग जो है रचना दोआब। रावी व ब्यास के बीच का भाग जो है बारी दोआब जो है कहलाता है क्या? बारी दोआब। ब्यास और सतलुज के बीच का जो भाग है इसको विष्ट दोआब कहा जाता है। तो ये 5 दोआब हैं, कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी सिंधु व झेलम नदी के जो बीच का भाग होता है इसको कहते हैं हम सिंध सागर दोआब। झेलम और चिनाब नदी के जो बीच का भाग होता है इसको कहते हैं चज दोआब। चिनाब और रावी के बीच का जो भाग होता है इसको रचना दोआब। रावी व ब्यास नदी के बीच का भाग को क्या कहते हैं? बारी दोआब। ब्यास और सतलुज के बीच का इसको कहते हैं विष्ट दोआब। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था आज का सिंधु नदी तंत्र, और इसमें जो है कल की क्लास में हम झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज को जो है अच्छे से एक एक करके जानेंगे, और उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी को भी कंप्लीट करेंगे कल ही की क्लास में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।